नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर। और यह है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों का तीसरा भाग है। इससे पहले हम 2 वीडियोज़ आप तक साझा कर चुके हैं। तो चलिए आज एक नया भाग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी करिए। देखिएगा, शुक्ल जी का आपका अगला कथन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। आचार्य शुक्ल का मानना था कि जो बोधा हैं वो एक रसिक कवि थे, और हिंदी ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीत काल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मांगते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा, हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा और रीत काल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। प्रथम आचार्य कौन माने हैं शुक्ल जी ने? चिंतामणि, याद रखिएगा। अगला आपका बिंदु है रीतिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है। उन्होंने मध्यकाल के दूसरे भाग को रीतिकाल कहा। अगला बिंदु है आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य है, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल के चिंतामणि के वर्तमान में 4 खंड हैं, और प्रथम खंड में 17 और द्वितीय खंड में 3 निबंध हैं। आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जनक माना जाता है। आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आचार्य शुक्ल को निबंध सम्राट भी कहा जाता है। और अगला है कि आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से की है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील की संज्ञा दी है। इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन का अध्यापक था, आचार्य शुक्ल के लिए कहा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के लिए कहा गया ये कथन है। चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित किया रामबर सिंह ने। रामबर सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एकमात्र आचार्य घोषित किया। अगला बिंदु है कि हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास के सदैव स्मरणीय रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी का जी का ये कथन है। अगला है कि भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करने वाले आलोचक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। अगला चिंतामणि और रसमीमांसा शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ हैं। एक चिंतामणि और एक रसमीमांसा शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ हैं। अगला देखते हैं कि कविता क्या है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, भारतीय हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि और काव्य में रहस्यपात आदि शुक्ल के अनमोल रत्न माने जाते हैं। आलोचना का कार्य है कि किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। आचार्य शुक्ल ऐसा कहते हैं। अगला कि आचार्य शुक्ल मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक माने जाते हैं, और आचार्य शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगला देखते हैं कि हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप आचार्य शुक्ल ने ही प्रदान किया है। आचार्य शुक्ल के आदर्श कवि तुलसी जी हैं। उन्होंने जितना अधिक महत्व उन्हें दिया था, जैसा सूक्ष्म विश्लेषण इनके काव्य का किया, वैसा वे किसी अन्य कवि का नहीं कर पाए। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूर काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है, आचार्य शुक्ल का कथन है। चलिए देखते हैं अगला। आचार्य शुक्ल हिंदी की गौरव थी समीक्षा क्षेत्र में। उन्होंने, आचार्य शुक्ल हिंदी का गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उन्होंने कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना अब कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य शुक्ल शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है।
अब भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अनन्याय भारतीय भाषाओं में भी हुआ या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य का समीक्षा का बालारूण कहा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। आचार्य शुक्ल को भवभूति का सम्मान धर्माचार्य कहा है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने भवभूति का सम्मान धर्माचार्य कहा है आचार्य शुक्ल को। अगला देखते हैं, आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ है। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र कहते हैं, छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है और आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं और आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। चलिए देखते हैं अगला कथन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल कविता क्या है में उनका कथन है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला कथन है कि आचार्य शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी के पद्मावत को हिंदी का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीत काल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला कथन, कविता क्या है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारीकरण और व्यक्ति वैचार्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। हिंदी के संवैधानिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को जाता है। अगला बिंदु है कि काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से एक राखालदास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का भी हिंदी में रोचक अनुवाद किया। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली तथा बुद्ध चरित्र की भूमिका में क्रमशः अवधि तथा ब्रजभाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया। अगला देखते हैं कि उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखा जो उनकी मृत्यु के पश्चात संकलित होकर रस मीमांसा नाम की पुस्तक में विद्यमान है तथा तुलसी, जायसी, ग्रंथावलियां एवं भ्रमर गीतसार की भूमिका में लंबी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी, जिनमें से 2 गोस्वामी तुलसीदास तथा महाकवि सूरदास अलग से पुस्तक रूप में भी उपलब्ध हैं। अगला दर्शन के क्षेत्र में भी उनकी विश्व प्रपंच पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक यूं तो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है और उसकी लंबी भूमिका शुक्ल जी के द्वारा किया गया मौलिक प्रयास है। उन्होंने आलमनत्व धर्म का साधारीकरण माना। काव्य शैली के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना बिंब ग्रहण को श्रेष्ठ मानने संबंधी है। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समक्ष रखते हुए भावयोग कहा जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। वे कविताएं भी लिखते थे। उनका एक काव्य संग्रह मधुश्रोत है। शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक नियुक्त किए गए। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास थे। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन 11 खंडों में हुआ। शुक्ल जी ने शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी साहित्य का विकास लिखा। उसी तरह श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास लिखा। श्याम सुंदर दास की यह इच्छा थी कि दोनों भूमिकाएं संयुक्त रूप से प्रकाशित हों और लेखक के रूप में दोनों का नाम छपे। शुक्ल जी ने इसका घोर विरोध किया। यह कहा जाता है कि सभा में लाठी के बल पर रात में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जाकर इतिहास पर शुक्ल जी का नाम छपवाया। श्याम सुंदर दास ने आत्मकथा में यह स्वीकार करते हुए लिखा भी है कि आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को। ये श्याम सुंदर दास का कथन है कि आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को। शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित था। साथियों, ये हमारे महत्वपूर्ण कुछ
कथन थे, और जो भी बाकी कथन है हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिसमें आपको PDF नोट्स और क्यूज़ और भी आपको जो भी चीज़ें हैं, पुस्तकें PDF के माध्यम से भी वो आपको साझा कर दी जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।